अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, सिचुएशन आपके सामने है, बहुत सारी बातें सामने आ चुकी हैं। एक बहुत अहम ख़बर जो है वो ये ख़बर है कि अमेरिकन कांग्रेस में जो है वो एक बिल पेश किया गया है और वो बिल ये है कि पाकिस्तान को उन रियासतों में शामिल किया जाए जो दहशतगर्दों की सरपरस्ती करते हैं। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान एक तरफ FATF के तरफ जो है वो फंसा हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की पूरी मईशत IMF के कंट्रोल में है, तीसरी पाकिस्तान का अहम तरीन इदारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो IMF और वर्ल्ड बैंक के कंट्रोल में है, यानी बैनुल-अक़वामी ताकतों के वहाँ अमेरिकन। और इस वक्त पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार है। अमेरिकन जो सदर हैं जो बाइडन जब से आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से कई कोशिश के बावजूद, कई रिक्वेस्ट के बावजूद, कई अपने लोगों को भेजने के बावजूद, कई लोगों के ज़रिए रिक्वेस्ट करने के बावजूद उन्होंने बातचीत से इनकार कर दिया। हालांकि वो ये कहते हैं अमेरिकन सदर के हमारा पाकिस्तान एक स्ट्रेटजिक पार्टनर है और इस सिलसिले में पाकिस्तान के अहम तरीन जो आपके इदारे हैं उनसे हमारा बहुत करीबी ताल्लुक़ है। और अभी आपने सुना था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DG अमेरिका का दौरा भी करने वाले हैं। हालांकि इस मौके पे आप देखें कि वज़ीर आज़म की इस नाराज़गी की बुनियाद पे जो बाइडन उनको किसी भी इस बुनियाद पर बातचीत करने को तैयार नहीं है, इस गुस्से में उन्होंने यूरोपीय यूनियन को भी धमकी दे दी, अमेरिका को भी धमकी दे दी। हालांकि पाकिस्तान की टोटल मईशत इस वक्त अमेरिका के कंट्रोल में है और इस सिलसिले में उन्होंने चाइना का भी दौरा किया और चाइना में चाहा कि जी वो चाइना के ज़रिए एक्सप्लॉइट करें, लेकिन चाइना बहुत बड़ा मुल्क है, वो तो अपने दुश्मनों के साथ एक तजारती मुल्क है, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि खुल के सारी चीज़ें सामने ले आता है। फिर उन्होंने आपके रूस का दौरा किया था कि अमेरिका को ज़िक पहुंचाया जाए, वहाँ पे भी इनको कोई कामयाबी नहीं हुई। पाकिस्तान इस वक्त आइसोलेशन का शिकार है। मुस्लिम कंट्रीज़ जो पाकिस्तान के हमेशा दोस्त रहे हैं वो अब पाकिस्तान से बहुत नाराज़ हैं। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो आज। अब अफ़गान तालिबान का भी आप सूरत हाल देख लीजिए कि अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में है, लेकिन बाढ़ आपके तोड़े जा रहे हैं। वो जो आपने बाढ़ लगाया था, जो करज़ई की जो मौजूदा जो इनका सदर था उसकी हुकूमत ने, उनकी हुकूमत में उनको ज़रूरत नहीं हुई, लेकिन अफ़गान तालिबान ने आके उखाड़ के फेंक दिया। फिर अफ़गान तालिबान की मुसलसल ज़मीन जो है वो हमारे ख़िलाफ़ अब भी इस्तेमाल हो रही है और अब भी जो है तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस वक्त तबाही का शिकार है। और ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार है और पाकिस्तान के अहम तरीन मौशी इस वक्त जो इदारे और मईशत है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त कोलैप्स है। तजारत सारा कुछ हमारा यूरोप में है, यूक्रेन में है, अमेरिका में है और हम धमकियाँ दे रहे हैं। तो मौजूदा वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है। ये एक साजिश है, ये एक नादानी है, ये एक नाअहलियत है, यह एक प्री प्लान ये सारा कुछ हो रहा है कि पाकिस्तान को इस तरीके से आइसोलेट किया जाए। क्या इसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुलव्विस हैं? और अगर मुलव्विस नहीं है तो फिर ऐसे इक़दामात क्यों उठा रहे हैं जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की तबाही आ रही है? और ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ यकीनन नहीं खड़ी है, क्योंकि वो किसी भी सूरत में ऐसे हालात नहीं पैदा करना चाहती कि पाकिस्तान टोटल आइसोलेशन में चला जाए। लेकिन अब ऐसे मौके पे जहां पाकिस्तान की फ़ौजियों ने और सिविलियन ने 70,000 से ज़्यादा जानें दी हैं दहशतगर्दी की जंग में और काकुल से निकले हुए नए नए नौजवान ने जानें दी हैं। कितने जवान ऐसे हैं हमारे फ़ौजी जिन्होंने जो है वो जिन्होंने अपने बच्चे को यतीम किया है, अपने माँ बाप से बिछड़े हैं, माँ बाप को के सामने यतीम हुए हैं। तो ऐसे बहुत बड़ी तादाद सिविलियन की भी है जो मस्जिदों में, खानकाहों में, मज़ारों में, बाज़ारों में, रोड में और इन इलाक़ों में जो है वो दहशतगर्दी का शिकार हुए। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को सरपरस्ती करने वाले मुल्क का बिल जो है अमेरिका में पेश किया जाता है। क्यों? इसलिए कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट है कि सिर्फ इक़्तिदार देख रही है और दो काम उसका है कि अपने इक़्तिदार को तूल दे और जो उसके मुखालिफिन हैं उसको कुचल दे, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो। अब आप देखें कि धमकियाँ अपने ही सियासी अपोजिशन पार्टी को देने के साथ साथ अब बैनुल-अक़वामी ताकतों को भी धमकी दी जा रही है और ऐसे इक़दाम उठा लिए गए हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी
इतनी नाकाम हो गई है कि पाकिस्तान जिसने 70,000 से ज़्यादा जानें दी हैं, जैसे मैंने कहा, वो मुल्क अब दहशतगर्दों की सरपरस्ती की सिफ में आने वाले उसका बिल पेश किया गया है। तो ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बहुत बड़ी नाकामी है। लेकिन जाहिर है कोई मानेगा नहीं, ये लोग तो नहीं मानेंगे। और अगर ये भी चीज़ होगी तो सारा उठाकर इन्होंने पिछली हुकूमत पे डाल देना। इनका तो कोई नहीं है, 4.25 साल हो गए, ये इन्होंने कुछ नहीं किया, इनका कुछ नहीं है, सब गुनाह, सब गलती, सब कुछ उनके ज़िम्मे में आती है। अब जो सूरत हाल है उसमें आप देखिए कि अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान है जनाब DGISPR जनरल साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। आखिर ये कहने की वजह उनको क्यों आई? मौजूदा इस वक्त जो सूरत हाल है 20 नवंबर के बाद तो बिल्कुल क्लियर कट ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये बात जो है वो मुखालिफिन भी मान रहे हैं, अपोजिशन भी मान रही है कि जनाब फ़ौज का किरदार जो है वो आइनी और जो उनका हलफ है उस तक रह गया है और नज़र भी आ रहा है। और 20 नवंबर के बाद ऐसे हालात पैदा हो गए, लेकिन हुकूमती वज़रा और मुशीर जो हैं वो मुसलसल फ़ौज को सियासत में इन्वॉल्व कर रहे हैं। आखिर में एक बहुत बड़ा शटअप कॉल कल देना पड़ा DGISPR को। ये शटअप कॉल थी उन वज़ीरों को, ख़ास तौर पे फवाद चौधरी को और शेख रशीद साहब को, कि जिन्होंने बार बार जो है वो फ़ौज को इन्वॉल्व कर रहे हैं। भाई फ़ौज का मामला नहीं है, एक आइनी मैटर है। आप पार्लियामेंट में आए, आपकी अक्सरियत है तो आप वज़ीर आज़म रहेंगे, और आपकी अक्सरियत खो गए हैं तो आपकी वजारत उज़्मा ख़त्म हो जाती है। ये एक आइनी तरीका है, इसमें फ़ौज को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत क्या है? इसको बार बार ये कहने की ज़रूरत क्या है कि फ़ौज हमारे साथ है, फ़ौज ये है, फ़ौज फलां है, फ़ौज हुकूमत। तो आखिर DGISPR को वजाहत देनी पड़ी कि आप फ़ौज को इन्वॉल्व ना करें। ये वजाहत भी है और ये उन लोगों के लिए शटअप कॉल भी है, ख़ास तौर पे शेख रशीद के लिए और फवाद चौधरी और चंद मुशीरों के लिए जो मुसलसल फ़ौज को दोबारा जो है वो सियासत में इन्वॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। दोबारा से मुराद ये है कि पहले भी आपको पता है ये कहते थे, इनके वज़ीर आज़म कहते थे हम एक पेज पे हैं, फ़ौज हमारे पीछे है, बहुत बातें इस्तेमाल की। लेकिन अब फ़ौज ने बाज़ाफ्ता एक अपने DGISPR के ज़रिए एमरजेंसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने भारत के उस एक्ट को भी कंडेम किया और उसको वाज़े इशारा कर दिया कि ये मत समझना कि हमारे पास टेक्नोलॉजी, बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और हम अपने दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। तो एक दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान के उन लोगों को, चाहे उनका ताल्लुक़ अपोजिशन से हो, सियासतदानों से हो, एनालिस्ट से हो, एंकरों से हो, मीडिया पर्सन से हो, और जो ख़ास तौर पर हुकूमती अरकान से हो, वज़रा से हो, मुशीरों से हो, वाज़े तौर पे कह दिया है कि फ़ौज को इन्वॉल्व ना करें, फ़ौज सियासत में नहीं है, ये आपका मामला है, आइनी मैटर है, आप इसको रिजॉल्व करें। अब आप ये देखें कि वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं। वज़ीर आज़म जो है वो एक तरफ पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्कों का सरपरस्त आला का बिल पेश किया जा रहा है, इधर पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के पहले तो वो धमकियाँ दे रहे हैं कि मैं गोली की नोक पे रखता हूँ, मैं बंदूक की नोक पे रखता हूँ, मैं इनसे निमट लूँगा, मैं इनके सारे चीज़ों को चुका दूँगा। ऐसे ऐसे अल्फाज हैं जो वज़ीर आज़म के अल्फाज नहीं होते हैं। आप किसी से भी पूछ लें, इनके अच्छे हिमायती जो इमरान खान के थे वो भी क्रिटिक्स कर रहे हैं कि ये किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई ये उनका आइनी और क़ानूनी हक़ है, वो अदम एतमाद ला रहे थे, ले आए, उन्होंने पेश कर दिया है। अब आइनी और क़ानूनी तरीके से आप उसका दिफा करें। आपके लोग आपको छोड़ के भाग रहे हैं, आपके लोग बिक रहे हैं, आपके लोग वैसे ही भाग रहे हैं, या इत्तेहादी अब आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो आपको 3.5 पौने 4 साल में अपना एहतसाब करना चाहिए कि ऐसी क्या वजूहात है कि आपके अपने अरकान आपके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, आप उन पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उनको अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। कल का वाक़या क्या है, क्योंकि इससे पहले आपको शायद ये यकीन दिला दिया गया था कुछ आपके एडवाइज़रों की तरफ से कि जनाब आपके लोग वोट नहीं डाल सकेंगे अगर उन्होंने आपके ख़िलाफ़ डाला और स्पीकर उसको रिजेक्ट कर देगा। लेकिन जब ये कानूनी और आइनी नुक्ता मुझ समेत एक आलिम इल्म की हैसियत से दूसरे आइनी माहिरीन ने भी क्लियर किया कि ये मैटर इस तरीके से नहीं है, जब तक जुर्म नहीं हो आप उसको सज़ा नहीं दे सकते। इख्तिलाफ की बुनियाद पर जो है वो डिफेक्शन क्लॉज नहीं लग सकती, वज़ीर आज़म ये काम नहीं कर सकते और स्पीकर का ये काम ही नहीं है। स्पीकर एक पोस्ट ऑफिस है कि अगर वज़ीर आज़म ने ये सारे प्रोसीजर जो एक होता है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये वोट डालते हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डालते हैं और PTI के मेंबर
मेंबर हैं, इमरान खान इनको शोकाज देंगे, ये इमरान खान के पास जाएंगे, इमरान खान से पर्सनल हियरिंग होगी, इमरान खान सेटिस्फाई नहीं होंगे, फिर एक लेटर लिखेंगे स्पीकर को और स्पीकर वो रेफरेंस आगे पोस्ट ऑफिस बनकर भेज देगा इलेक्शन कमीशन को और वहाँ से इनकी नाअहली होगी जो आइन का आर्टिकल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि स्पीकर कोई रोल नहीं अदा कर सकता। तो ये बातें जब इमरान खान तक पहुंची तो वो और मजीद बौखला गए, वरना उनको ये समझ में आ गया था कि इनको तो मैं काउंटर कर लूंगा, और अब इत्तेहादियों पे काम कर रहे थे, लेकिन इत्तेहादियों ने भी उनको मना कर दिया। जिस तरह की सिचुएशन है, कोई उनकी कश्ती पे खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, मासवा यही जो लोग हैं जो कि किसी तरीके से इमरान खान को बचाने के लिए फ़ौज को इन्वॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जो कल वाक़या हुआ है वो दरअसल एक साजिश है इमरजेंसी लाने की, जब आपको यकीन हो चुका है कि आप अदम एतमाद को फेस नहीं कर सकते। वरना अगर आपके पास अक्सरियत है तो आप अदम एतमाद को फेस करें, आप ले आए, स्पीकर बुला ले। अब तो वो तहरीक पेश हो गई है, 3 और 7 के दिन के अंदर ऐलान कर दे, 14 दिन के अंदर वो वोटिंग कर लें और जीत कर आप पोजीशन को आईनी तौर पर शिकस्त दे दें। लेकिन आप धमकियां दे रहे हैं, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप इस किस्म की सारी चीज़ों को सामने लाके पेश कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का इमेज जा रहा है कि एक वज़ीर आज़म जो हैं वो अदम एतमाद की एक आइनी तहरीक की बुनियाद पर इस तरह बौखला गए, इस तरीके से गुस्से में, इस तरह फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं कि मार धाड़ गालियाँ। अब कल क्या था? कल एक मामूली सी बात थी और आपने उसको जो है वो गलत। अगर ये जो कल एक्ट हुआ है, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये एक्ट इसलिए था कि इस पर अपोजिशन बहुत बड़ा रिएक्शन पेश करेगी और रिएक्शन की बुनियाद पर कोई ऐसा हालात हो जाएंगे कि ये सब चीज़ें, क्योंकि आपके वज़ीर दाखिला ने एक और बात, मैं उसकी भी निशानदेही कर दूं कि जिस दिन अदम एतमाद पेश होगा उस दिन सारे पीटीआई के वर्कर जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस में आए ताकि वहाँ पे लड़ाई हो, झगड़े हो, क्योंकि अगर आप बुलाएंगे तो दूसरे भी कारकुन आएंगे। और आप ये किस लिए बुला रहे हैं? मसलन एक अदम एतमाद की तहरीक है, पार्लियामेंट में अराकीन ने फैसला करना है। इन अराकीन इन वर्करों और लोगों को बुलाने का मतलब है कि आप दहशतगर्दी करना चाहते हैं, आप वहाँ लड़ाई करना चाहते हैं, आप वहाँ खाना जंगी करना चाहते हैं। तो ये एक इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है, ज़रा सोचने की बात है। उसके बाद दूसरा देखिए, वज़ीर आज़म ने क्या ऐलान किया है कि जिस दिन अदम एतमाद होगा उस दिन से पहले डी चौक पे वो बहुत बड़ा जलसा करेंगे। भाई डी चौक में क्यों करेंगे, आप कहीं और कर लीजिए। चुनांचे ये अमल करने का मतलब है कि आप प्रेशर और धमकियों, लड़ाई झगड़े और अपने उन कारकुनों को इश्ताल दिला रहे हैं मुसलसल कि वो कोई ऐसा एक्ट करें जिसमें इश्ताल पैदा हो, लड़ाई झगड़ा हो और उस खाना जंगी की सूरत हाल हो, 2-4 लोग मारे जाएं और इस लिहाज से इमरजेंसी आ जाए। क्योंकि आपके लिए अब अदम एतमाद आप समझते हैं कि आप फेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको 100% नहीं 2000% यकीन हो चुका है आपके और आपके वज़रा को कि आप ये जंग आईनी हार चुके हैं। तो अब आप इस्तीफ़ा भी नहीं देना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि इमरजेंसी हो और इमरजेंसी में जो है वो अपोजिशन के हाथ में भी कुछ ना लगे और मेरे हाथ में भी कुछ ना लगे और एक तरीके से मार्शल्लाह ये इमरजेंसी नाफिज हो जाए। चुनांचे कल का एक्ट एक साजिश थी इमरजेंसी लगाने की। अगर इस एक्ट में यकीनन अपोजिशन ने भी अपना रिएक्शन बहुत बड़ा दिया होता, जो कि शुरू हुआ था, लेकिन समझ गए मौलाना फजल रहमान साहब और अपोजिशन कि ये एक साजिश है। चुनांचे इस साजिश को रोकने के लिए उन्होंने इन चीज़ों से विड्रॉ किया और इसका नतीजा ये निकला कि हुकूमत एक इमरजेंसी लगाना चाहती थी। वहाँ पे डेफिनेटली ये लड़ाई होती पुलिस के और इनके वर्करों के दरमियान और फिर पीटीआई के वर्करों को भी बुलाया गया है और ये एक खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होती। तो ऐसी कंडीशन में यकीनन क्या होता, यकीनन इमरजेंसी का निफाज होता, जो कि इमरान खान चाह रहे थे। वो फेल हो गया, नाकाम हो गया। अब मेरा ख्याल ये है, जो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को चाहिए, अगर उनके पास नंबर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर उनके लोग नहीं आए तो भी उनकी अक्सरियत ख़त्म होती है, उनके लोग रिज़ाइन कर दें तब भी ये होती है, उनके लोगों को वोट ना डालने दिया जाए जो कि कानूनी नहीं है तब भी आपकी अक्सरियत ख़त्म होती है। आपके लोग आपके हक में वोट किसी सूरत में नहीं डालेंगे, चाहे कोई भी फैक्टर्स हो, तो आपकी कमी होती है। तो गोया आपकी हार हर सूरत में नज़र आ रही है और इधर इत्तेहादी भी आपको वाज़ेह तौर पर ऐलान कर रहे हैं। चुनांचे बेहतर ये है कि अदम एतमाद को फेस करने के लिए बजाय फिर आप इस्तीफ़ा दे दें, असेंबली टूटे और फिर एक जनरल इलेक्शन में अवाम के पास जाएं और अवाम से आप 2/3 मेजॉरिटी लेके आएं। ये आपका आईनी हक है। तो दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।